नमस्ते, मैं हूं रवींद्र गौतम और आपके लिए लेकर आया हूं 26 दिसंबर 2025 के भारतीय शेयर बाजार का विस्तृत लेखा जोखा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं कि मैं 24 दिसंबर का विस्तृत लेखा जोखा आप तक नहीं पहुंचा सका और उसके लिए मैंने आपसे 23 दिसंबर को ही क्षमा मांगी थी कि मैं प्रयास करूंगा, लेकिन मैं उस प्रयास में सफल नहीं हो पाया। मैंने किया तो था। खैर, चलते हैं, आज देखते हैं कि क्या रहा। तो आज का बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ, लेकिन इसमें कई महत्वपूर्ण सबक, ट्रेंड्स और संभावित अवसर छिपे हैं जो निवेशकों के लिए गौर करने लायक हैं। तो हम एक एक करके हर सेगमेंट को गहराई से एक्सप्लोर करेंगे और बाजार की हर छोटी बड़ी हलचल को समझाएंगे कि इसके पीछे के कारणों क्या रहे और उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे और भविष्य के आउटलुक पर भी नजर डालेंगे। इससे आप ना सिर्फ आज की घटनाओं को समझ पाएंगे, बल्कि आने वाले ट्रेडिंग सेशंस के लिए बेहतर रूप से आप तैयार हो सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और याद रखें, बाजार में उतार चढ़ाव सामान्य है, लेकिन यदि आप इन्फॉर्म्ड रहते हैं तो यही इंफॉर्मेशन आपकी सफलता की कुंजी है। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के बाजार के ओवरऑल प्रदर्शन की। सेंसेक्स ने आज 367 पॉइंट्स यानी कि लगभग 0.43% की गिरावट की और 85,041 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 50 की बात करें तो 100 पॉइंट्स गिरा और 26,042 पर यह बंद हुआ। अब अगर हम देखें बीएसई मिड कैप, तो बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.18% नीचे रहा, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स 0.34% की गिरावट दर्ज की। कुल मिलाकर बाजार में गिरावट का माहौल रहा और बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों की कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन की अगर हम बात करें तो वो 474 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गई, जो पिछले सेशन से 1 लाख करोड़ रुपए कम है। यानी कि निवेशकों को एक ही सेशन में करीब 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। यह गिरावट साल के अंत में होने वाली समान प्रक्रिया का हिस्सा लगती है, जहां निवेशक अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करते हैं और टैक्स हार्वेस्टिंग करते हैं। लेकिन अगर हम हफ्ते भर की बात करें तो सेंसेक्स ने 112 पॉइंट्स, अगर परसेंटेज में देखें तो लगभग 0.13% की बढ़त की है और 2 हफ्तों की गिरावट का सिलसिला तोड़ा। यानी कि 2 हफ्ते से जो लगातार गिर रहा था उस सिलसिले को रोका है और थोड़ी सी बढ़त की है। और निफ्टी 50 ने भी 0.3% की जो है ना बढ़त की है और 3 हफ्तों की गिरावट इसको रोका है। यानी कि दिखाता है कि शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव तो है, लेकिन वीकली बेसिस पर बाजार में रिकवरी के संकेत हैं, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए पॉजिटिव संकेत हैं। तो उदाहरण के लिए अगर हम देखते हैं तो इंडिया विक्स आज 9.58% के आसपास रहा, जो लो फियर लेवल को इंडिकेट करता है और बाजार में ज्यादा वोलेटिलिटी ना होने का संकेत देता है। निवेशकों को यह याद रखना चाहिए कि साल के अंत में वॉल्यूम कम होता है, जो ऐसी गिरावटों को बढ़ावा देता है, लेकिन जनवरी में कमाई का सीजन शुरू होने पर नई तेजी आपको देखने को मिल सकती है। अब सवाल उठता है कि आज भारतीय शेयर बाजार गिरा क्यों? तो चलिए इसे और गहराई से थोड़ा सा समझते हैं। निवेशकों ने नए ट्रिगर्स की कमी और साल के अंत में ट्रेडिंग वॉल्यूम के कम होने की वजह से प्रॉफिट बुकिंग की, और जब उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की तो आपने देखा ही, तो अर्थात उन्होंने ऊंचे स्तरों पर बिकवाली करके मुनाफा सुरक्षित कर लिया। और ग्लोबल संकेत की अगर हम बात करें तो वह आज मिले जुले थे। एशियन मार्केट्स में निकेई 1% ऊपर रहा, जबकि डाउ जोन्स फ्यूचर्स थोड़े नीचे थे, जो बाजार पर दबाव डाल रहे थे। दिसंबर क्वार्टर की कमाई घोषणाएं शुरू होने तक बाजार में रेंज बाउंड बाजार रह सकता है, आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो टीसीएस और एचसीएल टेक अपनी क्वार्टर 3 की, यानी कि जो फाइनेंशियल के क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स हैं, वो 12 जनवरी को अनाउंस करेंगे और उस दिन एक बड़ा ट्रिगर आपको देखने को मिल सकता है। आज बाजार में ब्रॉड बेस्ड प्रॉफिट बुकिंग हुई, क्योंकि साल के अंत में ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत ही हल्के थे और कमाई से पहले सतर्कता बनी हुई थी, लोग कॉशियस थे। साथ ही जो सेंटा क्लॉज रैली की उम्मीदें की जा रही थी वो कम हो गई, क्योंकि अमेरिका भारत ट्रेड एग्रीमेंट पर कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है और एफआईआईज आउटफ्लो ने भी मार्केट के ऊपर दबाव बढ़ाया है। एफआईआईज ने आज कैश मार्केट में 1721 करोड़ रुपए की लगभग बिकवाली की है, जबकि
DII ने 23,081 करोड़ की खरीदारी की है, जो घरेलू निवेशकों की मजबूती को दिखाता है। रुपये ने आज 22 पैसे की गिरावट के साथ 89.87 पैसे पर बंद हुआ, जो इंपोर्ट्स को महंगा कर सकता है, लेकिन एक्सपोर्टर्स के लिए यह फायदेमंद है। यह सब मिलाकर बाजार को नीचे खींच रहा है। निवेशकों को सलाह है ऐसे समय में कि अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस रखें और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर फोकस करें। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले साल में इक्विटी गोल्ड और सिल्वर से बेहतर परफॉर्म कर सकती है। कुल मिला के यह गिरावट टेम्परेरी दिखाई दे रही है, लेकिन अगर ग्लोबल ट्रेड वॉर्स बढ़े तो आपको और दबाव देखने को मिलेगा। चलिए अब निफ्टी 50 इंडेक्स के टॉप गेनर्स पर नजर डालते हैं। तो आज के कुछ स्टॉक परफॉर्मर्स जो रहे उनमें टाइटन कंपनी सबसे आगे रही, जो 2.17% ऊपर चढ़ गया इसका शेयर। यह ज्वेलरी और कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर की मजबूती को दिखाता है। शायद फेस्टिव सीजन के बाद भी डिमांड बनी हुई है और कंपनी की स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग का ये असर हो सकता है। उसके बाद हिंडाल्को इंडस्ट्रीज ने 1% की बढ़त दिखाई है, जो मेटल सेक्टर में कमोडिटी प्राइसेस की रिकवरी का संकेत है। ग्लोबल मेटल डिमांड में सुधार और चीन की इकोनॉमिक स्टिमुलस इसका कारण मालूम पड़ रहा है। और अगर नेस्ले इंडिया को हम देखें तो नेस्ले इंडिया 0.82% के साथ ऊपर रहा, जो FMCG सेक्टर की स्थिरता को हाईलाइट करती है, क्योंकि कंज्यूमर गुड्स में इन्फ्लेशन कंट्रोल और रूरल डिमांड में रिकवरी हो रही है। अब अगर हम देखें कि भाई टॉप गेनर्स में सरकारी कंपनियां तो बेल और कोल इंडिया भी शामिल हैं, जहां डिफेंस और एनर्जी सेक्टर की सरकारी पॉलिसीज इन कंपनीज को सपोर्ट दे रही हैं। ये गेनर्स बताते हैं कि गिरते बाजार में भी कुछ सेक्टर्स में खरीदारी का माहौल है, खासतौर जहां फंडामेंटल्स मजबूत हैं और ग्रोथ स्टोरी बिल्कुल क्लियर है। अगर आप इन स्टॉक्स में निवेश कर रहे हैं तो इनकी परफॉर्मेंस पर नजर रखें, क्योंकि ये बाजार की रिकवरी में अहम भूमिका निभा सकते हैं। उदाहरण के लिए टाइटन का 52 वीक हाई छूना कंपनी की मार्केट पोजीशनिंग को मजबूत करता है। कुल मिलाकर निफ्टी 50 में सिर्फ 15 स्टॉक्स ही आज गेन पे बंद हुए, प्लस पे बंद हुए, पॉजिटिव में बंद हुए, जबकि 35 स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली, जो ओवरऑल निगेटिव सेंटिमेंट्स को दर्शाता है। लेकिन सेलेक्टिव बाइंग से बाजार में बैलेंस बना रहा। वहीं टॉप लूजर्स की अगर हम बात कर लें तो एशियन पेंट्स ने सबसे ज़्यादा आज निराश किया है, 1.40% नीचे गिर गया। पेंट्स और होम इंप्रूवमेंट सेक्टर में कॉस्ट प्रेशर या डिमांड स्लो डाउन इसका कारण हो सकता है, खासकर कच्चे माल की कीमतों में उतार चढ़ाव से। अगर हम श्री राम फाइनेंस को देख लें तो श्री राम फाइनेंस लगातार में इसमें बढ़त आपको देखने को मिल रही थी, लेकिन ये आज 1.37% नीचे रहा, जो फाइनेंशियल सर्विसेज में चुनौतियों को दिखाता है। शायद हाई इंटरेस्ट रेट्स और लोन ग्रोथ में सुस्ती इसका एक कारण हो सकते हैं। और बजाज फाइनेंस जो है 1.3% गिरकर बंद हुआ, जो कंज्यूमर फाइनेंस सेक्टर्स में कॉशियस होने का संकेत देता है, जहां NBFC पर रेगुलेटरी स्क्रूटनी बढ़ रही है। अन्य लूजर्स की अगर हम बात करें तो उसमें सन फार्मा, टाटा स्टील और TCS शामिल हैं। जहां फार्मा में जेनरिक्स कंपटीशन है, वहीं मेटल्स में ग्लोबल प्राइस प्रेशर और IT में क्लाइंट स्पेंडिंग कट्स असर डाल रहे हैं। ये लूजर्स बेंचमार्क पर भारी दबाव डाल रहे थे, और जिसके कारण आज हम मार्केट में थोड़ी बहुत जो गिरावट हुई, ये भी एक कारण है। तो निवेशकों को इन स्टॉक्स में सतर्क रहने की सलाह है, क्योंकि अगर सेक्टोरल ट्रेंड्स बदलते हैं तो ये रिकवर भी कर सकती है, लेकिन फिलहाल प्रॉफिट बुकिंग का असर साफ दिख रहा है। जैसे सन फार्मा में 1.41% की गिरावट सेक्टर की ब्रॉड कमजोरी को हाईलाइट करता है। कुल मिलाकर ये बाजार की सेंटिमेंट्स को निगेटिव बना रहा है, लेकिन अगर कमाई सीजन में अच्छे रिजल्ट्स आ गए तो आपको रिवर्सल हो सकता है। यानी कि जो Q3 के रिजल्ट्स हैं, ये अगर अच्छे रिजल्ट्स आ गए, पॉजिटिव रिजल्ट्स आ गए, जिसकी उम्मीद जताई जा रही है, तो हम एक अच्छी पॉजिटिविटी देखेंगे। अब सेक्टोरल इंडेक्सेस पर नज़र डाल देते हैं। तो आज ज़्यादातर सेक्टर्स में गिरावट रही, लेकिन कुछ ने अच्छा प्रदर्शन किया। कौन कौन से जो कुछ हैं वो अच्छा प्रदर्शन करने वाले, तो निफ्टी मेटल 0.59% ऊपर रहा, जो मेटल प्राइसेस में रिकवरी और ग्लोबल डिमांड को दिखाता है। जैसे JSW स्टील और टाटा स्टील में सेलेक्टिव बाइंग रही। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 0.34% ऊपर रहा, और FMCG में 0.03% की बढ़त देखी गई, जो कंज्यूमर स्पेंडिंग की मजबूती का संकेत है।
क्योंकि जहां रूरल इकोनॉमी में सुधार हो रहा है लेकिन बाकी सेक्टर्स में हमें लॉस भी दिखाई दे रहा है। निफ्टी आईटी सबसे बड़ा लूजर रहा, जो 1.03% गिर गया। आईटी कंपनियां ग्लोबल अनिश्चितताओं और क्लाइंट स्पेंडिंग में सुस्ती से प्रभावित हो रही हैं, जैसे इन्फोसिस और टीसीएस में गिरावट भी आपने देखी। निफ्टी मीडिया 0.62%, ऑटो 0.52% और फाइनेंशियल सर्विसेज 0.49% नीचे रहे। जहां ऑटो में ईवी ट्रांजिशन की चुनौतियां और फाइनेंशियल्स में एफआईआई सेलिंग असर डाल रही हैं। लेकिन निफ्टी बैंक को अगर आप देख लें तो निफ्टी बैंक भी 0.29% गिरा और 59,011 पर बंद हुआ, लेकिन पीएसयू बैंक रिलेटिवली स्टेबल रहे हैं। कुल मिलाकर सेक्टर्स में निगेटिव ट्रेंड डोमिनेंट रहा, जो बाजार की कमजोरी को हाईलाइट करता है। अगर आप सेक्टर बेस्ड इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मेटल और एफएमसीजी जैसे मजबूत सेक्टर्स पर फोकस करें, जबकि आईटी और ऑटो सेक्टर्स में आपको कॉशियस रहने की जरूरत है। जैसे डिफेंस और रेलवे थीम्स में मोमेंटम्स बना हुआ है। वॉल्यूम के लिहाज से सबसे एक्टिव काउंटर्स की बात करें तो कौन रहा? हमेशा की तरह वोडाफोन आइडिया, और ये सबसे आगे रहा क्योंकि इसमें 51.7 करोड़ शेयर्स का ट्रेड हुआ। यह टेलीकॉम सेक्टर्स में हलचल दिखाता है। शायद टैरिफ हाइक या फंड रेजिंग की जो खबरें हैं और कंपनी की डेट रिडक्शन स्ट्रेटेजी का असर इसमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद टाटा सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में 17.43 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए, जो सिल्वर इन्वेस्टमेंट में रुचि को हाईलाइट करता है क्योंकि सिल्वर प्राइसेस 4% ऊपर चढ़कर नई हाइक पर पहुंच गए हैं। और आईआरएफसी यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन में 16.4 करोड़ शेयर्स का वॉल्यूम रहा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे सेक्टर की ग्रोथ को दर्शाता है। रेलवे स्टॉक्स जैसे आरवीएनएल और इरकॉन में मोमेंट्स स्पाइक देखा गया। ये स्टॉक्स निवेशक का ध्यान खींच रहे हैं, मतलब इनमें शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग एक्टिविटी अधिक हो रही है। अगर आप डे ट्रेडर हैं तो ऐसे स्टॉक्स पर नज़र रखें, लेकिन वॉलेटिलिटी और रिस्क को आपको ध्यान में रखा है। जैसे कम वॉल्यूम में बड़े मूव्स रिवर्स हो सकते हैं। आज बीएसई पर 11 स्टॉक्स ऐसे थे जो 15% से अधिक उछल गए। इनमें प्रकाश स्टीलेज, क्यूबेक्स ट्यूबिंग्स, रॉवेल केयर, मार्च कॉन्फ्रेंसेस और श्री मेटलॉय शामिल हैं। ये ज़्यादातर स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं जहां कोई पॉजिटिव न्यूज़, ऑर्डर या सेक्टरल टेल विंड आ जाए तो उसे तेज उछाल आता है, और यही आज इसमें भी देखा गया। उदाहरण के लिए मेटल या मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े स्टॉक्स में कमोडिटी बूम का असर हो सकता है, या कंपनी स्पेसिफिक डेवलपमेंट्स जैसे नए कॉन्ट्रैक्ट्स का आना। लेकिन याद रखें, ऐसे उछाल अक्सर वोलेटाइल होते हैं और जल्दी ही रिवर्स होने की संभावना भी रहती है और हो भी सकते हैं। इसलिए इन्वेस्टमेंट से पहले गहन रिसर्च जरूरी है। जैसे इन स्टॉक्स में वॉल्यूम स्पाइक से शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स फायदा उठा सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म वैल्यू चेक करें। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात अगर हम कर लें तो बीएसई पर कुल 4,379 स्टॉक्स आज ट्रेड हुए। इनमें से 1,745 ने बढ़त दिखाई, जबकि 2,456 गिर गए और 178 स्टॉक्स में कोई बदलाव नहीं रहा, खड़े रहे आराम से मस्ती के मूड में। तो यह रेशियो दिखाता है कि बाजार में बिकवाली का दबाव अधिक था, मतलब ओवरऑल सेंटीमेंट नेगेटिव रहा, जो गिरावट की वजह से मेल खाता है। यह ब्रॉडर मार्केट की कमजोरी को हाईलाइट करता है और निवेशकों को सतर्क रहने की याद दिलाता है कि भैया सतर्क रहो, कॉशियस रहो, मैं कहीं भी जा सकता हूं। जैसे मिड कैप और स्मॉल कैप में सिलेक्टिव बाइंग है, लेकिन ओवरऑल बेट वीक है। अब 52 वीक हाई की भी बात कर लें तो आज बीएसई पर 112 स्टॉक्स ने अपना 52 वीक हाई छुआ, जैसे वेदांता, टाइटन और आइशर मोटर। ये स्टॉक्स अपनी पीक पर पहुंचे, जो मजबूत फंडामेंटल्स और निवेशकों के कॉन्फिडेंस को दिखाता है। मेटल और ऑटो सेक्टर में डिमांड बढ़ रही है, जो इन हाईज का कारण हो सकता है। जैसे टाइटन में ज्वेलरी सेल्स ग्रोथ और आइशर में कॉमर्शियल व्हीकल डिमांड। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो ऐसे स्टॉक्स को वॉच लिस्ट में रखें, क्योंकि ये बाजार की रिकवरी में लीड कर सकते हैं। क्योंकि जब रिकवरी आती तो ऐसे शेयर्स
और तेजी से आगे भागते हैं। वहीं अगर आप देखें तो 120 स्टॉक्स ने 52 वीक लो छुआ, जैसे एसीसी, पॉलीमेडिक्योर, पीसीबीएल केमिकल और एचएफसीएल और एम्बेसी डेवलपमेंट्स। ये गिरावट सीमेंट, हेल्थ केयर, केमिकल जैसे सेक्टर्स में चुनौतियों को दर्शाती है। शायद कॉस्ट इन्फ्लेशन, प्रतिस्पर्धा या मार्केट शेयर लॉस इसका बड़ा कारण हो सकते हैं। जैसे एचएफसीएल में आईटी सेक्टर की कमजोरी का असर आप देख सकते हैं। इन स्टॉक्स में सतर्क रहें, लेकिन अगर रिकवरी का संकेत मिले तो वैल्यू बाइंग का अवसर भी हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि ऐसे में आपको वैल्यू बाइंग मिलती है तो आपको करनी चाहिए। लेकिन अंत में अगर हम निफ्टी के टेक्निकल आउटलुक को देखें कि आगे क्या हो सकता है, तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक 25,950 और उसके बाद 25,900 का जोन क्रूशियल सपोर्ट है। अगर निफ्टी 25,900 से नीचे टिका रहा तो ये 25,800 और 25,600 तक गिर सकता है। लेकिन अगर अपसाइड की बात करें तो 26,200 और 26,250 मजबूत रेजिस्टेंस है। शॉर्ट टर्म में अगर 26,000 होल्ड करता है तो निफ्टी 26,200 या इससे ऊपर भी जा सकता है। लेकिन 26,000 से नीचे सस्टेन ब्रेक होने पर और कमजोरी आपको देखने को मिल सकती है। ट्रेडर्स को इन लेवल पर नजर रखनी चाहिए। ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के आधार पर पोजीशन लें। ओवरऑल बाजार में कॉशियस ऑप्टिज्म है और कमाई सीजन का इंतजार करें, जो Q3 के रिजल्ट आने वाले हैं। जैसे रेलवे और मेटल थीम्स में डिप्स पर बाइंग का प्लान बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, यह था आज के शेयर बाजार का विस्तृत लेखा जोखा जो मैं आप तक लेकर आया। और इस विस्तृत लेखा जोखा को बनाने में, समझने में हमें भी बहुत मेहनत लगती है और समझना पड़ता है कि भाई मार्केट कहाँ जा रहा है, कैसे कैसे आया है, और बहुत सारे डेटा को पढ़ना पड़ता है, खंगालना पड़ता है, तब मैं आप तक ये रिपोर्ट पहुंचा पाता हूं। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें इस वीडियो को, और इसे लगातार देखते रहें, क्योंकि हम यहाँ पे आपको कुछ भी खरीदने या बेचने की सलाह नहीं देते हैं, बल्कि हमारा प्रयास ये है कि मार्केट को आप समझें और इस तरह से समझें कि आप एक अच्छे निवेशक साबित हो सके। क्योंकि जो लोग मार्केट में रातों रात पैसा बनाना चाहते हैं, अमीर होना चाहते हैं, वो कभी अमीर हो नहीं पाते हैं, बल्कि वो अपनी पूंजी को डुबो देते हैं। तो पूंजी को डुबोए नहीं। जब शेयर मार्केट में इतने लोग पैसा बना रहे हैं तो आप पैसा क्यों नहीं बना सकते। लेकिन पैसा बनाने के लिए इस मार्केट को समझना आवश्यक है कि आखिर मार्केट काम कैसे करता है। तेजी आती है तो क्यों आती है, मंदी आती है तो क्यों आती है, तेजी आए तो आपको क्या करना है और मंदी आए तो आपको क्या करना है। ऐसा नहीं है कि तेजी आई तो फटाफट भागे और खरीद लिया, मंदी आई तो जो है सब बेच दिया। इस तरह से मार्केट में अगर काम करेंगे तो पैसा आपका जाएगा ही जाएगा। तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियोस को देखें और हम प्रयास करेंगे कि हम आप तक वो जानकारी लेकर आए जो आपको थोड़ा सा एक्सपर्ट बनाए। और कल सैटरडे को हम सुभाष अग्रवाल जी के साथ में वीकली एनालिसिस करेंगे और उनसे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें, और हमारा जो ज्वाइन बटन है आप वहाँ पे भी उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपके लिए हम डेडिकेटेड वीडियोज़ लेकर आते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।